प्रोजेक्ट इको विलेज 2 को रद्द नहीं किया गया है। आज मीडिया में सुबह ये खबरें आई थी कि सुपरटेक ने अपना प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा ने समाचार प्लस के साथ खास बातचीत में ये बातें साफ की। इन्होंने साफ कहा कि वो अपने किसी भी निवेशक की बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो कंपनी के डिफॉल्टर हैं उनकी ही बुकिंग कैंसिल की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया, पुराने रेट पर जिन लोगों ने पहले बुकिंग करवाई थी उन्हें उसी रेट पर फ्लैट दिया जाएगा और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। किसी की भी बुकिंग कैंसिल नहीं हो रही है। केवल वो लोग जिन लोगों का बुकिंग अमाउंट नहीं आया था हमारे पास, केवल उन लोगों का पैसा वापसी किया गया है। बाकी किसी की बुकिंग स्टैंड मतलब कैंसिल नहीं है, सभी की बुकिंग स्टैंड है। जैसे ही साबेरी गांव का अधिग्रहण रद्द हुआ था, उसी टाइम पे हमने अपने बायर्स को ऑप्शन दिए थे कि अगर इस प्रोजेक्ट की बजाय कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में या इस गांव की लैंड को छोड़ते हुए कहीं और अगर वो बुक कराना चाहता है तो हमने उनको ऑप्शन दिए थे। लोगों ने बुक करा लिए थे और हमने बाकी लोगों को, उन सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया था दूसरे प्रोजेक्ट में। मीडिया में आई तमाम अटकलों पर सुपरटेक के सीएमडी आर.के. अरोड़ा ने खुद ही विराम लगा दिया। कंपनी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अप्रूवल आने का इंतजार कर रही है, जिससे लोगों को जल्द ही उनका घर मिल पाए। सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली विभाग का हाई टेंशन तार टूटा कैसे? क्या इसमें बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है? कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज कस्बे में उस वक्त कोहराम मच गया जब हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को कप्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत नाजुक देख उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। झुलसे हुए दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ये घटना उस समय हुई जब दोनों आदमी एक टायर की दुकान पर काम कर रहे थे। इसी बीच ऊपर से जा रहा हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर पड़ा, जिससे दोनों बुरी तरह से झुलस गए। शाहजहांपुर में एक सड़क हादसे में हो गए 9 लोग घायल। घटना फर्रुखाबाद की है। इन लोगों ने कार को किराए पर लिया था। ये लोग लखीमपुर के पवित्र स्थल गोला जा रहे थे। शाहजहांपुर में एक कार ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर उस समय हुई जब कार एक खड़े ट्रक में जा टकराई। इस कार हादसे में कार में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी थे। ये घटना फर्रुखाबाद रोड पर हुई है। हमारी मोटरसाइकिल टकराई तो हमारी हल्की शीशे से लगी। शीशे लगने के बाद हमारी तो कट होके बच गई। पीछे ये लोग हमारे पीछे थे, गाड़ी बहुत तेज आ रही थी तो इनके टक्कर लगी, इनके टक में जाकर घुस गई जाके। गोंडा में हो रही है धड़ल्ले से घरेलू गैस की कालाबाजारी। लोगों को कई महीनों से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस की कालाबाजारी से लोग खासा परेशान हैं। यहाँ लोगों को 3-3 महीने बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। दरअसल गैस की कालाबाजारी करने वाले लोग धड़ल्ले से गैस सिलेंडरों को होटल में बेच देते हैं, जिससे इनकी तो कमाई हो जाती है, लेकिन आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस कनेक्शन होने के बावजूद लोगों को ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ रहा है। गैस बुकिंग बहुत खराब लगता है। क्या प्रॉब्लम? जो बुकिंग करते समय से मिलता भी नहीं हो, मिलता भी है तो बाद में जो वो देने वाले हैं 20-30 रुपया देते हैं तो पहुँचता है गैस। गैस कनेक्शन तो देना ये कंपनी निर्धारित करती है, कंपनी का अपना रूल है, तो तदनुसार एजेंसियाँ कनेक्शन देते हैं। जहाँ तक उपभोक्ताओं की परेशानी की बात कर रहे हैं गैस ना मिलने की, इस पर पूरी सतर्कता से आपूर्ति विभाग लगा हुआ है और ये किसी प्रकार की शिकायत सामने आती है तो इन द्वारा पर शीघ्र जांच किया जाता है और यदि अनियमितता मिलती है तो उस एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाता है। वहीं अधिकारी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। कालाबाजारी हो रहे सिलेंडर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष दिनेश धनई की मांगों को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मान लिया है। उत्तराखंड में अपनी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टिहरी विधानसभा क्षेत्र की सभी मांगों पर शासनादेश जारी कर दिया है। टिहरी के विधायक दिनेश धनई ने मुख्यमंत्री को अपनी 38 मांगों की लिस्ट सौंपी थी। मुख्यमंत्री ने दिनेश धनई की इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इन मांगों में टिहरी बांध के ऊपर से आवागमन और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी शामिल है। जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की थी, मेरे द्वारा जो मांग जनता की तरफ से जो उन्होंने मांग पत्र रखा था, वो उनका शासनादेश उनका हो गया है और शासनादेश की प्रतिलिपि मेरे पास है। और उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी थी जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा में थी। और उसके अलावा भी मेरा प्रयास ये भी रहेगा जो हम लोग यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं
इस हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य का सुविधाओं का जो अभाव है वो हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके दूर हो। दिनेश दने को अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने लाल बत्ती से नवाया था। अब दने की सभी मांगों को मानकर एक बार फिर उन्हें खुश करने की कोशिश की गई है। राजधानी देहरादून में अब बिजली कटौती का फरमान जारी कर दिया गया है। राजधानी में अब तय समय पर बिजली की कटौती की जाएगी। बिजली कटौती के इस नए शेड्यूल के मुताबिक सेलाकुई सहसपुर में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बिजली काटी जाएगी। विकासनगर की बात करें तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती के आदेश दिए गए हैं। दून मसूरी में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक बिजली काटी जाएगी। स्टील फैक्ट्री में शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक बिजली कटौती के आदेश दिए गए हैं। पहले ही देहरादून के लोग अंधाधुंध बिजली की कटौती से परेशान थे। अब इस नए फरमान के बाद लोगों का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। आगरा में सामने आई है रैगिंग के नाम पर हैवानियत। छात्र के साथ कुकर्म भी किया गया है। ताजगंज इलाके में प्राइवेट कॉलेज के छात्र ने अपने सीनियर छात्रों पर आरोप लगाया है कि उसके साथ न सिर्फ रैगिंग की गई बल्कि यौन शोषण भी किया गया। गंभीर हालत में छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने छात्र को दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया। एम्स में छात्र का इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी छात्र के साथ रैगिंग हुई और कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है। लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीएसपी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीएसपी प्रतिनिधि मंडल मायावती की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर राज्यपाल से मिला और इस मामले में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। बीएसपी ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। इस प्रतिनिधि मंडल में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल में मौजूद स्वामी प्रसाद ने कहा कि मूर्ति वाले पार्कों को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को लाठी डंडे की जगह हथियार मुहैया कराए जाने चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी प्रदेश में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था लागू कराने के लिए अपने स्तर से कार्य करेंगे और साथ ही साथ प्रदेश में स्थापित जितने भी महापुरुषों के नाम पर स्मारक, उद्यान, मैदान, ग्रीन पार्क और इको गार्डन आदि स्थापित है, उन सब की सुरक्षा बहुत ही दुरुस्त कराएंगे। जो उसमें कटौती की गई सुरक्षा में उसको पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराएंगे और साथ ही साथ लाठी डंडे वाले सुरक्षा कर्मियों को शस्त्र मुहैया करा करके इस सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का काम करेंगे। अखिलेश ने नई मूर्ति लगवाकर मामले को शांत कराने की कोशिश तो की, लेकिन प्रदेश में अब जोड़ तोड़ की राजनीति गरमाने लगी है। देहरादून में दिखा राज्य भर के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। ये कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में हैं। देहरादून में पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने रैली निकाली। इन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करे। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट इस फैसले के बाद सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि सरकार कोर्ट के इस फैसले को अमल नहीं कर रही है। हाँ, ये निश्चित है कि ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पे होने की संभावना है इसकी। अभी तो केवल कर्मचारियों के बीच में ये बात फैली है। जब इसके रिजल्ट्स का पता चलेगा कि आम जनता पे इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, आम छात्रों पे, जो नौजवान साथी हमारे उन पे कुप्रभाव पड़ रहा है, जो आने वाली पीढ़ी है, आम पीढ़ी है हमारे श्रवण की, उन पे कुप्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये भावनाएं उनके भी जागेंगी और ये आम जनता का आंदोलन हो जाएगा, ये हमारा मानना है। सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तभी तो कर्मचारियों के विरोध के बाद भी सरकार इस मामले में अपना रुख साफ नहीं कर पाई है। सहारनपुर में हुआ है देह व्यापार का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 युवतियों और 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर की सदर बाजार पुलिस ने एक मोहल्ले के घर में चल रहा देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए 3 लड़कियों और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर के ओजपुरा मोहल्ले के एक घर में लंबे समय से ये धंधा चल रहा था। पकड़े गए दोनों युवक सहारनपुर के रहने वाले हैं। वहीं पकड़ी गई 2 युवतियां रुड़की की और एक युवती हरियाणा के अंबाला की रहने वाली है। सभी आरोपियों को देह व्यापार करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वहीं सभी आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उत्तराखंड में अगर सूखे की वजह से आपकी 50% से कम फसल बर्बाद हुई है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में इस समय सूखे की स्थिति बनी हुई है। बरसात न होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए एक शर्त रखी है।
सरकार के मुताबिक उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलेगा जिनकी 50% फसल बर्बाद होगी। सरकार की इस शर्त के चलते किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। लगभग हर जगह किसानों की 20 से 30% तक की फसल को नुकसान पहुंचा है। सरकार के इस नए फरमान से लोगों को मुआवजा मिलना भी शुरू हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानियां इससे और बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में मनाया गया वन महोत्सव, मुख्यमंत्री ने खुद किया वृक्षारोपण। उत्तराखंड में वन महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दून यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण किया। सीएम ने वन संपदा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को वनों का राज्य बताते हुए कहा कि सरकार वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सतर्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि वनों के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी तो पहचान ही वन से है, उत्तराखंड की पहचान वन से है और वन से उत्तराखंड है, और वन का संरक्षण करना ये हमारा परम दायित्व है, क्योंकि सारे देश के पर्यावरण की रक्षा करते हैं। 68% वन है और ये आपने देखा कितना सुंदर यहाँ कैंपस बना हुआ है, तो रुद्राक्ष के पेड़ लगे तो अच्छी बात है। वन महोत्सव या वृक्षारोपण के कार्यक्रम के दौरान ही हम पौधे लगाते हैं, लेकिन सरकार के पास वन संपदा को बचाए रखने के लिए कोई रणनीति नहीं है। अलीगढ़ में डीएवी कॉलेज की लड़कियों ने किया हंगामा। कॉलेज ने हाल ही में अपनी फीस बढ़ाई है। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क इलाके में डीएवी कॉलेज में लड़कियों ने हंगामा किया। लड़कियों ने यह हंगामा फीस को लेकर किया। हंगामा करने वाली लड़कियों में अधिकतर 10वीं और 11वीं की छात्राएं शामिल थीं। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने फीस बढ़ाकर 1000 कर दी थी, जिससे छात्राएं नाराज थीं। फीस बढ़ाए जाने से छात्राएं तो नाराज हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। फीस बढ़ाए जाने से छात्राएं तो नाराज हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। लंदन ओलंपिक का आगाज आज से हो रहा है और इस ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। लंदन ओलंपिक 2012 में अब उत्तराखंड की शान बढ़ाते नजर आएंगे गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के गांव बन्ना खेड़ा में जन्मे गुरमीत सिंह ने लंदन ओलंपिक में 20 किलोमीटर पैदल रेस में अपनी जगह पक्की कर ली है। आयरलैंड में हुए 18वें दुबलिन इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स में 6वें स्थान पर रहने के बाद ओलंपिक के इस इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले भी गुरमीत कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। साल 2008 में हुए फेडरेशन कप और 2009 में हुए नेशनल्स में गुरमीत ने गोल्ड जीता था। गुरमीत से उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ देश के लोगों की भी काफी उम्मीदें हैं। कन्नौज में एक युवक की जमकर हुई धुनाई। ये युवक नशे में कर रहा था हुड़दंग। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में धुत युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। जानवरों की तरह युवक को पीट रहे इन लोगों को ये भी रहम नहीं आया कि इतनी बेरहमी से पीटने के बाद भी इसकी मौत भी हो सकती है। बताया जा रहा है महमूदपुर गांव का रहने वाला ये युवक नशे में धुत होकर हुड़दंगई कर रहा था। लोगों के कई बार मना करने पर भी वो युवक नहीं माना। तब गुस्साए लोगों ने इस युवक को लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अपने जन्म के 34 साल बाद ही सही, लेकिन रोहित शेखर को अपने पिता का नाम मिल गया। लेकिन सवाल ये जरूर छोड़ गया कि नाजायज बेटा होता है या वो नाजायज बाप जो बेटे को बेटा मानने से भी इनकार करते हैं। नारायण दत्त तिवारी के पितृत्व का मामला 5 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट में चला। 1.5 साल लग गए नारायण दत्त तिवारी के डीएनए के सैंपल लेने में और पिछले कई महीनों से रोड़े अटकता रहा डीएनए रिपोर्ट की खुलासा होने में। आज जब 27 जुलाई को वो तारीख आई तो एनडी तिवारी के वकीलों ने 2 मरतबा फिर कोशिश करी। पहला दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ में मामले को लटकाने की और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के रुख करने की, लेकिन दोनों जगह नाकामी मिलने के बाद डीएनए रिपोर्ट का पिटारा खुल गया और साफ हो गया कि नारायण दत्त तिवारी ही है रोहित शेखर के पिता। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के बड़े नाम, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसे बड़े नाम का क्या फायदा जो अपने बेटे को अपना नाम तक नहीं दे पाए। आखिरकार ये साबित हो गया कि एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के जैविक पिता हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया। शुक्रवार को डीएनए सैंपल दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद साफ हो गया कि एनडी के बेटे हैं रोहित शेखर। हालांकि एनडी ने एक विज्ञप्ति के जरिए कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है जो उनके ही विश्वस्तों द्वारा किया गया है। उनके अनुसार रोहित शेखर से उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
साफ है, फैसला आने के बावजूद एनडी तिवारी मानने को तैयार नहीं है कि रोहित उनके बेटे हैं, लेकिन अब शायद उनके कोई बहाने काम नहीं आएंगे, क्योंकि डीएनए इस रिश्ते पर मोहर लगा चुका है। पीलीभीत में हजारों परिवारों के युवा नशे से बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ बड़ी तादाद में युवक खुलेआम नशीले इंजेक्शन ले रहे हैं। प्रशासन ना तो इन लोगों को रोक पा रहा है, ना ही उन नशे के सौदागरों पर कोई लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। और नशे के ये सौदागर चंद रुपयों के लालच में धड़ल्ले से नशीली दवाएं बेचकर हजारों जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं।